नमस्कार विद्यार्थियों। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्र क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना विषय है वंशानुक्रम। आदिम एवं सरल समाजों में परिस्थिति का अधिक महत्व होता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति का पद निर्धारण उसके कर्तव्य एवं अधिकार, संपत्ति पर अधिकार तथा दूसरे व्यक्तियों से संबंध आदि का प्रमुख आधार जन्मजात संबंध होते हैं। वहाँ प्राथमिक सामाजिक समूह बंधुत्व से जुड़े रहते हैं और अधिकांश हैं जिनकी सदस्यता वंशानुक्रम के निर्धारित होती है। बंधुत्व पर वंशानुक्रमण एक ही शब्द नहीं है, यद्यपि कई बार इनमें स्पष्ट अंतर करना कठिन होता है। वंशानुक्रम को परिभाषित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जैविकीय आधारों का सहारा लिया गया है। वंशानुक्रम की अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सर्वप्रथम परिभाषा अपने लेते हैं रिवर्स ने वंशानुक्रम शब्द को दो अर्थों में प्रयुक्त किया है। एक उस विधि के रूप में जिससे किसी समूह की सदस्यता का निर्णय किया जाता है, तथा दूसरे उन अनुरीतियों के लिए जिनकी द्वारा संपत्ति, पदवी और अधिकार का संचालन होता है। वंशानुक्रम की दूसरी परिभाषा पीढ़ी गठन के अनुसार वंशानुक्रम के नियम वे नियम हैं जो एक व्यक्ति की सामाजिक समूह में जन्मजात सदस्यता को नियमित करता है, यद्यपि इस प्रकार की सदस्यता विशिष्ट स्थितियों में गोद लेने की प्रथा द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार पीडिंग्स वंशानुक्रम समूह की सदस्यता में जैविकीय और सामाजिक दोनों आधारों को सम्मिलित करता है। रिवर्स ने 1907 में ब्रिटिश एसोसिएशन के समक्ष वंशानुक्रम की परिभाषा इस प्रकार से दी। वंशानुक्रमण का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी सदस्यता जन्मजात है, जहां लोग एक निश्चित कर सकते हैं कि वे अपने माता पिता में से किस पक्ष के हैं। रेडक्लिफ ब्राउन वंशानुक्रमण को एक कानूनी अवधारणा मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन किसको मानते हैं? वंशानुक्रमण को एक कानूनी अवधारणा मानते हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रमण वह जैविकीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है जो संतानों को उनके माता पिता एवं पूर्वजों से जोड़ती है। इसमें जन्मगत अथवा रक्त संबंधियों को भी सम्मिलित किया जाता है, जो वास्तविक तथा काल्पनिक संबंधों में बंधे होते हैं, और ये संबंध समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रमण संबंधी बारे में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, वंश का संबंध एक पूजा अथवा जन्म स्रोत से होता है। इससे होता है वंश का संबंध एक पूजा अथवा जन्म से होता है। नंबर 2, ये पूर्वज काल्पनिक न होकर वास्तविक होते हैं। नंबर 3, वंश पर आधारित संगठन के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। वंश पर आधारित संगठन के सदस्यों में घनिष्ठता का संबंध पाया जाता है। नंबर 4, वंश के आधार पर विवाह, यौन संबंध अथवा संपत्ति पर अधिकार के दावे निर्धारित किए जाते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण बातें वंशानुक्रमण की। अब अपने बात करेंगे वंशानुक्रमण निर्धारण की विधियाँ। वंशानुक्रमण निर्धारण की विधियाँ विभिन्न समाजों में वंशानुक्रमण निर्धारण की अलग अलग विधियाँ प्रचलित हैं, जो 3 पक्षों से संबंधित हैं। नंबर 1, पितृपक्ष। नंबर 2, मातृपक्ष। नंबर 3, द्विपक्ष।
जब हम वंशानुक्रमण की गणना पिता या माता में से एक पक्ष के आधार पर करते हैं तो ये गणना एक पक्षीय वंशानुक्रमण कहलाती है। जब हम वंशानुक्रमण की गणना पिता या माता में से एक पक्ष के आधार पर करते हैं तो ये गणना एक पक्षीय वंशानुक्रमण कहलाती है। इस एक पक्षीय वंशानुक्रमण के दो भेद हैं। कितने में? दो भेद हैं। एक में गणना पितृपक्ष से की जाती है, दूसरा मातृपक्ष से। पितृपक्ष में वंशानुक्रम गणना पुरुष की ओर से की जाती है, जबकि अर्थात जब एक व्यक्ति का वंशानुक्रम उसके पिता के पक्ष में गिना जाता है तो पितृवंशीय वंशानुक्रम कहलाता है। इसी प्रकार पितृवंशीय वंशानुक्रम का सर्वप्रथम प्रयोग रोमवासियों ने किया था। पितृवंशीय वंशानुक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रोमवासियों ने किया था, क्योंकि उनके यहाँ स्त्रियों के द्वारा वंशानुक्रम निश्चित करने के लिए कोई शब्द नहीं था। पितृवंशीय वंशानुक्रम हमें प्राचीन रोम, चीन तथा पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका के पशुपालक समाजों में देखने को मिलता है। पितृपक्षीय वंशानुक्रम से संबंधित उन सभी बंधुत्व को पितृबंधु कहते हैं। जब एक व्यक्ति की वंश गणना स्त्री पक्ष अथवा अर्थात माता की ओर से की जाती है तो उसे मातृवंशीय वंशानुक्रम कहते हैं। पितृपक्ष किससे है? पिता की ओर से जो गणना वंशानुक्रम की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? पितृपक्षी कहा जाता है। दूसरी तरफ अपने बात करते हैं मातृपक्ष। जब एक व्यक्ति की वंश गणना स्त्री पक्ष माता की ओर से किया जाता है तो उसे अपने मातृवंशीय वंशानुक्रम कहते हैं तथा इस प्रकार से संबंधित सभी बंधुओं को सहोदर बंधु कहते हैं। एक व्यक्ति के रक्त से संबंधित सभी रिश्तेदार जिसमें पिता अथवा माता दोनों के संबंध होते हैं मातृबंधु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के दादा दादी, चाचा चचेरे भाई बहन जो कि पितृपक्षीय हैं तथा नाना नानी, मामा मौसी जो कि मातृपक्षीय हैं मिलकर मातृबंधु कहलाते हैं। मातृपक्षीय बंधु वंशानुक्रम माँ में भारत में गोरे, खासी, नायर, अमेरिकन इंडियन, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियाँ, इंडोनेशिया, अफ्रीकी क्योंकि पांडु जनजाति तथा धाना की आंकन जनजाति में पाया जाता है। ये इन 4-5 जनजातियाँ हैं जिनमें मातृबंधु वंशानुक्रम पाया जाता है। कई बार वंश का निर्धारण माता अथवा पिता में से किसी एक ही अपेक्षा दोनों पक्षों से होता है तो ऐसे वंशानुक्रम को द्विपक्षीय वंशानुक्रम अथवा द्विवंशीय प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली अफ्रीका के असांटी और अमोर जनजातियों में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पोलिनेशिया की कई जनजातियों में प्रचलित है। जब वंशानुक्रम माता अथवा पिता में से किसी भी एक से गिना जा सकता है तो इसे द्विपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं। ऐसी स्थिति में यह पूर्ण निश्चित नहीं होता है कि गणना किस पक्ष से की जाए, इसलिए ही इसे संदिग्ध पक्षीय वंशानुक्रम कहा जाता है। इस प्रकार का वंशानुक्रम निर्धारण न्यूजीलैंड के हेपू जनजातियों में पाया जाता है। एक परिवार के बच्चे जैसे भाई बहन, बहन आदि का संबंधों को बंधुत्व व्यवस्था में समपार्श्व
बिंदु कहते हैं। संस्पर्श बिंदु कहते हैं। इस प्रकार एक ही माता पिता के बच्चे समपार्श्व बंधु हैं। लीच मानव शास्त्री हैं। लीच का मत है कि जब एक ही वंशानुक्रम समूह के सदस्य एक साथ एक स्थान पर एक दूसरे के बहुत निकट रहते हों तो ऐसे स्थानीय वंशानुक्रम समूह कहते हैं। फोर्ट्स मानव शास्त्री ने कहा है कि वंशानुक्रम और पितरात्मक में भेद किया है। किसी व्यक्ति का अपने माता पिता से संबंध पितृत्व या पुत्रत्व कहलाता है, जब उसका अपने पूर्वजों से संबंध वंशानुक्रम कहलाता है। इस प्रकार वंशानुक्रम में पितृपक्ष की अपेक्षा पीढ़ियों की गहराई होती है। वंशानुक्रम के प्रकार। वंशानुक्रम का एक प्रमुख कार्य बहिर्विवाह विवाह के पक्षों में तय करना है, अर्थात विवाह के योग एवं विवाह के अयोग्य परिवारों को तय करना है। इसके अतिरिक्त एक वंशानुक्रम के सदस्य धार्मिक अनुष्ठानों अथवा उत्सवों के कुल देवी देवताओं की पूजा सम्मिलित रूप से करते हैं। वंशानुक्रम समूह में सत्ताधारी का संगठन भी निहित होता है और शक्ति प्राय विशिष्ट पुरुषों के हाथ में होती है। अब अपने इनके अलग अलग रूप से इनकी विवेचना करते हैं। नंबर 1, अधिकांश आदिम एवं पूर्व औद्योगिक समाजों में वंशानुक्रम का महत्व बंधुत्व के विस्तार को बताने की दृष्टि से नहीं है, वरन उसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का संगठन किन किन पक्षों में होता है और किन किन पक्षों में नहीं होता। रेडक्लिफ ब्राउन का मत है। नंबर 2, रेडक्लिफ ब्राउन का मत है कि वंशानुक्रम के आधार पर ही पदाधिकारी एवं संपत्ति में उत्तराधिकार तय किया जाता है। इस व्यवस्था में संयुक्त संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार भी जुड़ा होता है। व्यक्ति विशेष के आर्थिक अधिकार और दायित्व वंश में उसके स्थान से परिभाषित होते हैं। भारतीय गांवों में भूमि के बंटवारों की प्रक्रिया से हम परिचित हैं, जिसमें भूमि का बंटवारा वंशानुक्रम के लोगों में ही किया जाता है। नगरों में भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें बसाने का श्रेय एक वंशानुक्रम के पूर्वजों का हुआ है। कालांतर में बड़ी बड़ी हवेलियां भाइयों और सौतेले भाइयों में बांट जाती हैं। ऐसी बटी हुई हवेलियां आगे आने वाली वंशजों में भी बट जाती है। यदि वंश परंपरा की समाप्ति होती है तो सारी संपत्ति फिर से मूल वंश क्रम समूह में मिल जाती है। नंबर 3, आक्रमण, सुरक्षा, धार्मिक दाह संस्कार, निकटाभिगमन, निवास आदि विभिन्न प्रयोजनों में कौन कौन से संबंधी सम्मिलित किए जाएं, कौन कौन से नहीं, यह भी वंशानुक्रम से तय किया जाता है। नंबर 4, वंशानुक्रम की जानकारी राजनीतिक एवं कानूनी, बाह्य एवं घरेलू पक्षों को समझने के लिए आवश्यक है। नंबर 5, इसके आधार पर ही स्त्री की प्रजनन शक्ति एवं यौन संबंधी अधिकारों को नियमित किया जाता है। नंबर 6, व्यक्ति की सामाजिक उपस्थिति के निर्धारण, नातेदारी शब्दों एवं नियमों के प्रयोग को भी वंशानुक्रम के आधार पर तय किया जाता है। नंबर 7, इस आधार पर भविष्य में जन्म लेने वाली संतानों को एक समूह में जोड़ा जाता है। नंबर 7, फॉरेस्ट्स का मत है कि वंशानुक्रम व्यक्ति के संबंध एवं वर्गीकरण को निश्चित करता है तथा इसके सामाजिक जीवन को नियमित करता है। इसकी मान्यता है कि वंशानुक्रम और पितृत्व व्यक्ति की सामाजिक भूमिका एवं पद, अधिकार एवं दायित्व को उसी प्रकार से तय करते हैं जिस प्रकार से बिलिंग सहोदर विवाह में हैं। वे व्यक्ति के लिए पति या पत्नी चयन करते हैं। अनेक समाजों में एकल वंशीय परंपरा ही न्याय की इकाई में होती है, जो अपने झगड़े वंशाक्रम
के दायित्व में भी निपटाते हैं। झगड़े की स्थितियों को वंशानुक्रमण समूह के सदस्य एकत्रित होकर अन्य वंशक्रम समूह का सामना करते हैं। वंश परंपरा की इस तरह की संरचना ऐसे समाजों में अधिक है जहां केंद्रीय राजतंत्र व्यवस्था न हो। जब एक वंश परंपरा एक ही आवास क्षेत्र में अनिश्चित सीमा तक नहीं फैल सकती, तब तक वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इस तरह इसकी आर्थिक अथवा एवं अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से उनका अस्तित्व सरलतापूर्वक कायम रहता है। एकल वंशानुक्रमण समूह द्वारा जितने सामाजिक प्रकार्य होते हैं, उन्हें देखकर ही मानव शास्त्रियों ने एकल वंशानुक्रम सिद्धांत पर काफ़ी काम किया है। किंतु ये विद्वान इस बात से भी अवगत हैं कि एकल वंशानुक्रम ही नातेदारी का एकमात्र मुख्य विषय नहीं है। अन्य पक्ष भी अध्ययन की विषय वस्तु हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन रोम में विवाह के बाद स्त्री अपने स्थान से संबंध पूरी तरह तोड़ देती है। ऐसी स्थिति में स्त्री की उपस्थिति के संदर्भ में किया गया वंशानुक्रम का अध्ययन विशेष महत्व का हो सकता है। इस प्रकार से कई दास प्रथा वाले समाजों में दासों का अपना कोई परिवार नहीं होता। ऐसी स्थिति में विवाह एवं नातेदारी का क्या रूप होगा, यह भी अध्ययन का विषय है। पितृवंशीय वंशानुक्रम मानने वाले समाजों में माँ के माता पिता भाई बहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, विशेष रूप से माँ के भाई अर्थात मामा। इस प्रकार इस महत्व का संपूर्ण वंशज के सिद्धांत के आधार पर समझा गया है। इसके आधार पर पितृवंशीय परंपरा वाले समाजों में मामा की अपने भांजे भांजियों के प्रति भूमिका की व्याख्या की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी समाजों में संतानों के संदर्भ में माता अथवा पिता दोनों के वंशानुक्रमण का महत्व होता है, चाहे वंशानुक्रमण किसी भी प्रकार का क्यों न हो। धन्यवाद विद्यार्थी।